नमो नमः सर्वेभ्यः। तो संस्कृत व्याकरण में आज हमारा विषय रहेगा संधि प्रकरण। इस वीडियो में हम आसान विधि से संधि सीखने के लिए जो ट्रिक्स हैं वो बताएंगे। ये एनसीईआरटी सिलेबस हरियाणा बोर्ड, भिवानी और सीबीएसई बोर्ड क्लास 9 to 12 संस्कृत वाले बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी वीडियो है। मैं डॉक्टर पवन कौशिक संस्कृत पाठशाला इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो इस वीडियो में हम संधि की परिभाषा, उसके भेद और जो पहली संधि हमारी स्वर संधि है उसके भेदों का वर्णन करेंगे, और अगली वीडियो में दूसरी संधि व्यंजन संधि और फिर विसर्ग संधि को हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारी संधि है। संधि की परिभाषा क्या है? संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, अर्थात संधि का अर्थ है मेल। संधि का साधारण अर्थ है मेल। दो वर्णों के निकट आने से उनमें जो विकार होता है उसे संधि कहते हैं। इस प्रकार की संधि के लिए दोनों वर्णों का निकट होना आवश्यक है, अर्थात भी जो पास पास वाले वर्ण होंगे उनमें जो विकार होता है, क्योंकि दूरवर्ती शब्दों या वर्णों में संधि नहीं होती। वर्णों की इस निकट स्थिति को ही संधि कहते हैं। अतः संक्षेप में यह समझना चाहिए कि दो वर्णों के पास पास आने से उनमें जो परिवर्तन या विकार होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे हीम जमा आलय। हीम जमा आलय अर्थात हीम और आलय, यहाँ पे दोनों निकटवर्ती शब्द वर्ण है, जो इन दोनों को मिलने से हिमालय है, नया एक ये शब्द बना है। हिमालय अर्थात बर्फ का घर। हिम के मैं के अंदर स्वर अ है और आलय का आ, इन दोनों अ और आ स्वर मिलने से यहाँ पे दीर्घ आकार होने से नया शब्द बनता है हिमालय है। तो इस परिवर्तन से कहीं पर दो अक्षरों के स्थान पर एक नया अक्षर हो जाता है। जैसे अब हिम जमालय में दोनों के मिलने से एक नया अक्षर क्या बना? हिमालय है। और हिमालय नया अक्षर आने से यहाँ पर जो परिवर्तन हुआ यही संधि का परिणाम है कि ये संधि होने से नया शब्द बनता है। कहीं पर एक अक्षर में ही परिवर्तन हो जाता है तो कहीं पर एक अक्षर का लोप हो जाता है। लोप होना भी वो अक्षर वहाँ से गायब हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो कहीं पर दो अक्षरों के बीच में एक नया अक्षर आ जाता है, तो ये सब संधियों में होता है। संधि विच्छेद, संधि को मिलाना, उनको अलग करना, एक नया पद बनना, ये सब संधि प्रक्रिया। तो संधि के भेदों की बात होती है। संधि के 3 भेद माने गए हैं। पहले नंबर पे स्वर संधि है, दूसरी संधि व्यंजन संधि होती है, और जो संधि का तीसरा भेद है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। स्वर संधि का दूसरा नाम अच संधि है, व्यंजन संधि का दूसरा नाम हल संधि है। अर्थात स्वरों को अच कहते हैं और जो हल होते हैं वो व्यंजन होते हैं, और विसर्ग संधि हमारी तीसरा भेद मानी गई है। सबसे पहले हमारी स्वर संधि है अर्थात अच संधि है। इसकी परिभाषा है एक स्वर के साथ दूसरे स्वर के मेल होने से जो परिवर्तन होता है, मतलब अर्थात स्वर संधि स्वर के बाद स्वर आते हैं तो उन दोनों वर्णों में जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। जैसे विद्या जमा आलय अर्थात विद्यालय, तो ये दो स्वरों के परिवर्तन होने से विद्या और आलय अर्थात विद्या का आ स्वर और आलय का आ स्वर दोनों के मिलने से दीर्घ आकार होने से विद्यालय है। ये शब्द स्वर संधि का भेद है। तो स्वर संधि के आगे कुछ और भेद हैं जो इस प्रकार से आगे स्पष्ट करेंगे हम। स्वर संधि के ये मुख्य भेद हैं, जो दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि, पूर्वरूप संधि, पररूप संधि। तो इस वीडियो में आगे हम स्वर संधि की परिभाषा हो गई है, और स्वर संधि के जो ये भेद हैं इन भेदों की परिभाषाएं उदाहरण सहित पढ़ेंगे। स्वर संधि में हमारा सबसे पहला भेद आता है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि को इस प्रकार समझ सकते हैं, जैसे यहाँ पे एक सूत्र दिया गया अष्टाध्यायी का पाणिनीय सूत्र है, अकः सवर्णे दीर्घ है, अर्थात अकः सवर्णा अचि परे पुरो परयो स्थाने दीर्घ एकादेश भवति, अर्थात अक प्रत्याहार ए आ ई उ री से परे, इसके पश्चात सवर्ण अच
समान वर्ण वाला अच, जैसे ए आ ई उ री, ये वर्ण आ जाए तो सवर्ण समान वर्ण हो गई है। यदि ये आ जाते हैं इनके पश्चात तो इनके स्थान पर दीर्घ एक आदेश है भवती। दीर्घ एक आदेश, दोनों को एक दीर्घ आदेश हो जाता है। जैसे यदि ए आ के बाद ए आए तो आ हो जाएगा, हर्षव दीर्घ ई आए तो उन दोनों को दीर्घ ई, हर्षव या दीर्घ आए तो दीर्घ और ऐसे ही दीर्घ रिकार हो जाता है। यहाँ पे सवर्णाच का अर्थात मतलब समान वर्ण स्वर, अच मैंने स्वर होता है, अक के पश्चात ये स्वर आए तो दीर्घ होता है, अर्थात इसमें अक प्रत्याहार अ ई उ री लरी के समान सवर्ण, इसके समान वर्ण इसके पूर्व में पढ़े गए प्रत्याहार से रहने पर उस अक का दीर्घ हो जाता है। अक प्रत्याहार कौन सी है? ए ई उ री लरी। जब दो समान स्वर पास पास आते हैं तो दोनों मिलकर दीर्घ हो जाते हैं, अर्थात जब ए या आ के बाद ए या आ आए तो उन दोनों के स्थान पर दीर्घ आकार हो जाता है। ए आ ई उ री के बाद कोई समान स्वर आता है तो दोनों के स्थान पर दीर्घ हो जाता है। जैसे ए प्लस ए या आ हो तो आ हो जाएगा, ए प्लस यदि हर्षव या दीर्घ इकार हो तो उन दोनों को दीर्घ इकार, ऐसे ही हर्षव या दीर्घ हो तो दीर्घ उकार हो जाएगा, ऐसे ही री हो जाता है। तो ये दीर्घ संधि है। इसके आगे हम कुछ उदाहरण, जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया गया है, राम जमा अवतार है। राम के मैं के अंदर स्वर है ए और उसके बाद अवतार है का ए प्लस ए दोनों को क्या हो जाएगा आ। तो जब इसको हम वर्ण मिलाएंगे रामा अवतार है तो ये दीर्घ हो जाता है। यहाँ पे हम कुछ और उदाहरण दे रहे हैं, जैसे ए प्लस ए दोनों को आ हो जाएगा आ। ध्रम प्लस अर्थ है, जो ध्रम में स्वर ए है मैं में, तो उसको ए प्लस ए को आ हो जाएगा धर्मार्थ है। ऐसे ही ए प्लस आ हो तो उसको भी आ हो जाएगा। जैसे हिमालय है, हिम प्लस आलय है, मैं के ए को और आलय के आ को आ हो गया। ऐसे ही आ प्लस ए हो तो उसको भी आ। तथापि, तथा जमा अपि, ये दोनों यहाँ पर भी आ हो गया। ऐसे ही विद्यालय, विद्या जमा आलय, विद्या दय, ये यहाँ पे आ और आलय का आ दोनों को आ हो गया। ऐसे ही दोनों हर्षवी हो छोटी हो तो उनको दीर्घ इकार होता है। जैसे कपि प्लस इंद्र है तो यहाँ पे हर्षवी है कपि में और इंद्र में, इन दोनों ई को मिलकर कपिंद्र है, दीर्घ इकार हो गया। ऐसे ही हर्षवी और दीर्घ को दीर्घ हो जाएगा। गिरी जमा ईश है, गिरीश है। तो ऐसे ही दीर्घ और हर्षवी को दीर्घ सुधी जमा इंद्र, सुधींद्र है। तो इन उदाहरणों में यहाँ पे स्पष्ट है कि दीर्घ हो जाता है। आगे और उदाहरण हम स्पष्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे दीर्घ है दोनों में, उसको भी दीर्घ हो जाएगा। श्रीश है, श्री जमा ईश है। गुरु उपदेश है, गुरु जमा उपदेश है। यहाँ पे हर्षवु को दीर्घ हो गया दोनों में। लघुर्मी, लघु जमा उर्मी। वधुत्सव है, वधु जमा उत्सव है। वधु है, वधु जमा उ है, यहाँ पे दीर्घ है। पितृणम री का उदाहरण है, यहाँ पे पितृ प्लस ऋणम, यहाँ पे दोनों में हर्षवी को दीर्घ री हो गया, पितृणम। ऐसे ही मातृणम, मातृ प्लस ऋणम, मातृणम। मातृणाम और पितृणम में री की मात्रा दीर्घ हो जाती है। जैसे हम यहाँ पे दोनों को हर्षवी को दीर्घ री हो जाता है। जैसे ए जमा ए को मिलकर आ हो जाएगा। ये कुछ उदाहरण है यहाँ पर। धर्म प्लस अर्थ है, धर्मार्थ है। वेद प्लस अंत है, वेदांत है। वेद प्लस अंग है, वेदांग है। पुर जमा अरि, पुरारिही। ऐसे ही ए जमा आ को मिलकर आ हो जाएगा। हिम जमा आलय, हिमालय है। कार्य जमा आलय, कार्यालय है। देव जमा आलय, देवालय है। छात्र जमा आवास है, छात्रावास है। और आ को मिलकर भी आ ही हो जाएगा। दया जमा आनंद है, दयानंद है। विद्या जमा आलय है, विद्यालय है। महाजमा आत्मा, महात्मा। प्रभा जमा आक्रय, प्रभाक्रय है। आ और ए को मिलकर भी आ हो जाता है। जैसे तथा जमा अपि, तथापि। परीक्षा जमा अर्थी, परीक्षार्थी। विद्या जमा अर्थी, विद्यार्थी। विद्या जमा अनुभव है, विद्यानुभव है। तो यहाँ पे सभी में इन उदाहरणों में स्पष्ट है।
जैसे ई जमा ई को दीर्घिकार हो जाएगा, कवि जमा इंद्र है कविंद्र है, रवि जमा इंद्र रविंद्र है, मुनि जमा इंद्र है मुनिंद्र है, अपि जमा इदम अपीदम। और ई दीर्घ ई और हर्ष ई को भी दीर्घ ई, शुद्धि जमा इंद्र है शुद्धिंद्र है, देवी जमा इच्छा देवीच्छा। और ऐसे ही हर्ष ई और दीर्घ ई को भी दीर्घिकार, कपि जमा ईश है कपिश है, कपि जमा ईश्वर है कपीश्वर है, गिरि जमा ईश है गिरीश है, मुनि जमा ईश्वर है मुनीश्वर है। ऐसे ही ऊ हर्ष ऊ और हर्ष ऊ होता है उसको दीर्घ हो जाएगा, जैसे मधु जमा उत्सव है मधुत्सव। ऐसे यदि दोनों दीर्घ ई हो तो वहाँ पर भी दीर्घ ही रहेगा, जैसे श्री जमा ईश है श्रीश है, मही जमा ईश है महिष है, सती जमा ईश है सतीश है, नदी जमा ईश है नदीश है। इन सभी उदाहरणों में दीर्घ संधि ही है। ऊ के उदाहरण है यहाँ पर, जैसे हर्षवु और हर्षवु को दीर्घ हो जाएगा, मधु जमा उत्सव है मधुत्सव है, जैसे मधु का हर्षवु और उत्सव का हर्षवु दोनों को दीर्घ हो गया। ऐसे ही विधु जमा उदय विधुदय, गुरु जमा उपदेश है गुरुपदेश है, साधु जमा उक्तम साधुक्तम, विधु जमा उदय विधुदय, मधु जमा उदय मधुदय। ऐसे ही हर्षवु और दीर्घ को दीर्घ, लघु जमा उर्मी लघुर्मी, भानु जमा ऊर्ध्वम भानुर्ध्वम। और दीर्घ और हर्षवु को दीर्घ ऊ हो जाएगा, जैसे वधु प्लस उत्सव वधुत्सव है, भू जमा उत्सव है भूत्सव है। ऐसे ही दीर्घ और दीर्घ को दीर्घ ही रहेगा, भू जमा ऊर्ध्वम भूर्ध्वम। इसके बाद स्वर संधि का आगे जो भेद आता है गुण संधि आती है। सूत्र है इसका आद गुण है, अर्थात अ वर्णात अ सवर्ण अचि परे पूर्व पर्यो स्थाने गुण एकादेश भवति ही। यदि अक ए और आ के बाद सवर्ण अच ए आ हर्षवी दीर्घी हर्षवु दीर्घु री हर्षवी और दीर्घ री ए ऐ ओ औ हो तो, और जैसे ए जमा ई को ए गुण हो जाएगा, मिलकर क्या होता है ए और ऊ को ओ गुण हो जाएगा, ए और री को अर, और ए और लरी हो तो उसको अल गुण आदेश हो जाता है। अर्थात इसको हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं, जब ए अथवा के बाद ई या ई मतलब हर्ष ई और दीर्घ ई आए, या हर्ष ऊ या दीर्घ ऊ, या हर्ष री और दीर्घ री या लरी आए तो उनके स्थान पर क्रमशः ए ओ अर और अल हो जाता है। ई के स्थान पर ए, ऊ के स्थान पर ओ, री के स्थान पर अर और लरी के स्थान पर अल गुण होता है। जैसे उदाहरण है यहाँ पर, यदि ए या आ के बाद ई या ई आए तो ए हो जाएगा, जैसे ए जमा ई को ए हो जाएगा। उप जमा इंद्र है, उप में ए स्वर है और इंद्र का ई है, वो ए ई को क्या हो गया ए, तो इनको जब हम वर्ण मिलाएंगे उपेंद्र है। ऐसे ही नर जमा ईश है नरेश है, और महा जमा इंद्र है महेंद्र है। जैसे रमा जमा ईश है रमेश है, आ और ई को ए हो गया। अब ए या आ के बाद ऊ या दीर्घ आए तो उसको ओ हो जाएगा, जैसे नर जमा उत्तम है, नर के ए और उत्तम के ऊ को ए प्लस ऊ को ओ हो गया, और वर्णों को मिलाने पर नरोत्तम है। ऐसे ही नव जमा ऊढ़ा नवोढ़ा, महाजमा उत्सव है, आ और ऊ को ओ हो गया महोत्सव है, और आ प्लस ऊ यहाँ पर दीर्घ है, गंगा जमा उर्मी गंगोर्मी। अब है ए या आ के बाद री या दीर्घ री आता है तो उसको अर होता है, जैसे सप्त जमा ऋषि सप्तर्षि, और आ और ई को अर, महाजमा ऋषि महर्षि, देव जमा ऋषि देवर्षि। यहाँ पर ए और री को अर गुण हुआ है। अब अल है, ए और लरी को अल कैसे होता है, तव जमा लरी कार है तवल कार है, वह के अंदर ए है स्वर और लरी, और ए और लरी को मिलकर अल तवल कार है, तो ल आधा अक्षर रहेगा। यहाँ पर कुछ अन्य उदाहरण भी इसी प्रकार है, जैसे धर्म जमा इंद्र धर्मेंद्र है, दिन जमा ईशा दिनेश है, महाजमा इंद्र महेंद्र है, महाजमा ईशा महेश है, भाग्य जमा उदय भाग्योदय है, जल जमा उर्मी जलोर्मी, गंगा जमा उदकम गंगोदकम, महाजमा उर्मी महोर्मी। ये उदाहरण हम पहले भी कर सके हैं। जैसे ए और री को और कैसे होता है, राजर्षि में राज जमा ऋषि राजर्षि, ए और री को और, महाजमा ऋषि में आ और री को अर महर्षि। ऐसी तव जमल रिकार है तवलकार है, महाजमल रिकार है महलकार है। इन सभी में अर और अल गुणादेश हुआ है। तो दीर्घ संधि गुण संधि, उसके बाद हमारी स्वर संधि का अगला भेद आएगा
वृद्धि संधि। वृद्धि संधि की परिभाषा इस प्रकार से बताई गई है। वृद्धि संधि अर्थात जब ए अथवा आ के बाद ए या ऐ, ओ या औ हो तो दोनों के स्थान पर क्रमशः ऐ और औ वृद्धि हो जाती है। इसे वृद्धि संधि कहते हैं। अर्थात यदि ए या आ के बाद ए या ऐ हो तो उसको ऐ हो जाएगी वृद्धि, और ए ओ हो तो उसको औ वृद्धि हो जाती है। जैसे ए या आ के बाद ए या ऐ आए तो उसको ऐ वृद्धि होगी। इसके उदाहरण यहाँ पर है। जैसे मम जमा एक है, मम मैं के अंदर ए स्वर है और उसके बाद एक है का ए और ए आने से ऐ वृद्धि हो गई। तो जब हम वर्णों को मिलाएंगे तो ऐ हो जाने से मम ऐ कह। ऐसे ही तदा जमा एव, आ प्लस ए को ऐ वृद्धि हुई तदैव। जैसे तथा जमा एव, आ और ए को ऐ वृद्धि होने से तथैव। और इसका दूसरा उदाहरण ए या आ के बाद ओ या औ हो तो उन दोनों को औ वृद्धि हो जाती है। जैसे औ की वृद्धि का उदाहरण है जल जमा ओघ है। ए जल का ले में ए स्वर और ओघ है का ओ, ए ओ को औ हुआ जलोघ है, जलोघ है, औ वृद्धि हो गई। रूप जमा औदार्यम, रूपोदार्यम। विद्या जमा ओज है, विद्योज है, आ ओ को औ। विद्या जमा औत्सुक्यम, विद्योत्सुक्यम। इस प्रकार ये वृद्धि संधि के उदाहरण हैं। मतलब ऐ और औ वृद्धि हो जाती है, और जो इसका पाणिनि सूत्र है वृद्धि रेचि सूत्र है। इसी को हम जैसे इस सूत्र से समझ सकते हैं। वृद्धि रेचि ए वर्णात एचि परे पूर्वपर्य स्थाने वृद्धि एकादेश भवति। अर्थात ए आ के बाद ए ऐ ओ औ हो तो इसको ऐ और औ वृद्धि हो जाती है। इनके उदाहरण हम पहले स्पष्ट कर चुके हैं। इसके पश्चात स्वर संधि का जो आगे भेद आता है यण संधि। अर्थात यण संधि के क्या नियम है। इक के स्थान पर यण होता है। जैसे इक ई ई उ ऊ री री लरी, और यण क्या होगा य व र ल। अर्थात इसका नियम है इक वर्ण के बाद ऐ वर्ण अच परे होने पर भी इक ई उ री लरी हर्ष या दीर्घ होने पर ऐ वर्ण कोई भी अच हो तो उसको ई को य हो जाता है, ऊ को व, री को रै, लरी को ल हो जाता है। अर्थात ई को य, ऊ को व, री को रै, लरी को ल यण हो जाता है। जैसे प्रति जमा एकम, प्रति का जो ई है इसके बाद ऐ वर्ण अच है, मतलब यहाँ पे कोई भिन्न स्वर आए तो ई के स्थान पर यह हो जाएगा, तय हलंत हो जाएगा, और यह ई के स्थान पर होने से जब हम वर्णों को मिलाएंगे प्रत्येकम वर्ण बन जाएगा। ये मधु जमा अरी, ऊ को वह हो जाएगा मध्वरी हुआ। ऐसे ही मातृ जमा आकृति ही, री को रै होने से मात्राकृति ही। अर्थात मातृ जमा आकृति में री को रै होने से मात्राकृति हो जाएगा, क्योंकि आकृति का आ मिल जाता है रै में। लरी जमा आकृति का लाकृति ही। ये उदाहरण यहाँ पर यण संधि के नियम के कारण हुए हैं। तो यण इक को यण होता है, ई उ री लरी हर्ष या दीर्घ हो तो य व र ल, उनको ई को य, ऊ को व, री को रै, लरी को ल यण हो जाता है। यही यण संधि का नियम है। यही इसमें बताया कि को यण ची सूत्र हुआ इक स्थाने यण स्यात् अचि परे संहितायाम। अर्थात इक को यण हो जाएगा। ऐसे ही कुछ और उदाहरण हैं। प्रति प्लस अंगम प्रत्यंगम हो जाएगा। नदी प्लस आगम है नद्यागम है। मधु प्लस अरि मध्वरी हो गया। वधु प्लस इयम वध्वीयम। मातृ प्लस इच्छा मातृच्छा। पितृ प्लस आज्ञा पित्राज्ञा। लरी प्लस अर्थम लर्थम, लरी को ल होने से लर्थम हो जाता है। जैसे कुछ और उदाहरण है। प्रति जमा अंगम प्रत्यंगम, ई को यह हुआ। यदि जमा अपि यद्यपि ही, यहाँ पे ई को यह होने से ये यद्यपि हो गया। ऐसे इति जमा आदि इत्यादि। इति जमा उक्त्वा इत्युक्त्वा। ही जमा आत्मनः हयात्मनः। नदी जमा आगमः नद्यागमः। सती जमा आगता सत्यागतः। नदी जमा अम्बुः नद्यम्बुः। प्रति जमा ऊषा प्रत्यूषा। नारी जमा आश्रमः नार्याश्रमः।
मधु जमा अरी मधुवरी, लघु जमा आचार है लघ्वाचार है, पितृ प्लस अर्थम पितृर्थम, लरी प्लस आकृति लाकृति, और सुजमागतम स्वागतम। सु का ऊ को वह होने से और स हलंत रह जाएगा, वह में आ मिल जाएगा तो स्वागतम यहाँ पर बन जाता है। अर्थात ई को य, यण, ऊ को वह, री को रै, लरी को लै, यही यण हम बता रहे हैं, यही यण संधि के नियम हैं। कुछ और अन्य उदाहरण हैं, जैसे वधु जमा आगमनम वध्वागमनम, विष्णु जमा आज्ञा विष्णु आज्ञा, साधु जमा आदेश है साधु आदेश है, शंभु जमा आकार है शंभुआकार है, मातृ जमा अनुज्ञा मातृनुज्ञा, पितृ जमा आज्ञा पित्राज्ञा, भ्रातृ जमा अंश है भ्रातृंश है, सुजमा अल्प है स्वल्प है, अनुजमा अय है अन्वय है, यदि जमा एवं यद्येवं, कर्तृ जमा आकर्तृ, मातृ आदेश है मात्रादेश है, अनुएषणम अन्वेषणम, और जननी जमा उदकम जनन्योदकम। तो इस प्रकार ये यण संधि है। यण संधि के बाद आती है अगली संधि। यण संधि में एक ये भी बताना आवश्यक है कि यण होते हैं, यण वर्ण होते हैं, यह बैरल है, और जब किसी वर्ण के स्थान पर ये यण वर्ण आदेश के रूप में होता है तो उसे यण संधि कहते हैं। इस संधि में इक वर्ण अर्थात ई उ री री लरी, हर्षव या दीर्घ ई उ री लरी शब्द पद के अंत में रहता है, तथा उसके बाद कोई स्वर्ण अच ए ई उ री लरी हर्षव या दीर्घ स्वर्ण होता है तो इक के स्थान पर क्रमशः यण वर्ण का आदेश होता है, तो इसे ही हम यण संधि कहते हैं। दीर्घ गुण वृद्धि यण के बाद अयादि संधि है, जो इस प्रकार है। अयादि संधि का नियम है एचो अय वाया, वह सूत्र है अष्टाध्यायी का। अर्थात एच क्या होते हैं, ए आई ओ औ के बाद यदि स्वर वर्ण हो तो क्रमशः ए आई ओ औ के स्थान पर अय अव आय आव आदेश होता है। अर्थात एच क्या होते हैं, ए आई ओ औ ये एच है, तो कोई स्वर वर्ण आने पर ए को अय आदेश हो जाएगा, अर्थात ए के स्थान पर अय हो जाएगा, आई को आय, ओ को अव और अव को आव हो जाता है। जैसे ए स्वर ए को आय, ओ स्वर को अव और अव को आव हो जाता है। यहाँ पर कुछ उदाहरण है, जैसे ने जमा अनम, ने में ए है तो ए को अया हो जाएगा, न अय अनम, वर्णों के मिलाने से नयनम। ऐसे ही चे जमा अनम चैनम, मुने जमा ए मुनये, पो जमा अनह पवनः, भो जमा अनम भवनम, भो जमा अति भवती, सई जमा अकह सायक है, आई को आय हुआ। ऐसे ही दई जमा अकह दायक है, गई जमा अकह गायक है। नव जमा ई कह, यहाँ पर औ को आव हो जाएगा, नाविक है। पौ जमा अकह पावक है, बहु जमा उ कह भावुक है। यहाँ पर गो जमा आम का ओ को, यहाँ पे जो ओ है उसको अव हो जाएगा गवाम। ऐसे ही से सही जमा अनम शयनम, सखई जमा औ, आई को आय शखायऊ। तो ये इस प्रकार अय आय अव और आव एचो अय वायावा सूत्र के द्वारा अयादि संधि में स्पष्ट है। अयादि संधि के बाद स्वर संधि का भेद है पूर्व रूप संधि। पूर्व अर्थात पहले वाला रूप। इसका नियम है ए ओ वर्ण के बाद यदि अकार या आकार हो तो दोनों के स्थान पर पूर्व रूप एक आदेश हो जाता है। और मध्य अर्धाकार है। अर्धाकार मतलब आधा आकार, जिसको हम एस चिन्ह के द्वारा भी प्रदर्शित करते हैं, जिसको अवग्रह ए कहते हैं। बीच में ये आ जाता है, अर्थात जैसे जमा ए हो तो ए ही हो जाएगा, और ए जमा आ है तो ए ही रहेगा, ओ जमा है तो ओ रहा तो ओ। तो जैसे बीच में अवग्रह ए है जो वो आ जाता है अर्धाकार। मुनेज मात्र, यहाँ पे जब इसको वर्णों को मिलाएंगे मुनेत्र, अर्थात ए या ओ वर्ण के बाद मुने में ए है तो इसके बाद अत्र में अकार आया है, तो पूर्व रूप पहले वाला ही रूप रहा, और अत्र का जो ए था उसको हम अर्धाकार अवग्रह ए में रूप में बदल जाएगा। बालो जमा एवदत, बालो एवदत। ऐसे ही पठतो जमा अध्याय, पठतो अध्य है। इसके बाद पर रूप संधि के नियम आते हैं। अकारांत उपसर्ग के बाद यदि एकार या ओकार हो तो दोनों के स्थान पर रूप एक आदेश हो जाता है। अर्थात ए जमा ए हो तो उसको ए, जैसे पर जमा एजते, पर एजते
ए इसमें ही मिल जाएगी। तो ये पर रूप का ही मतलब होता है कि भाई वो पर प्र ए इस पे आ जाएगी तो प्रेजित ही। ऐसे ही ओ का है जो उपजमावस्ती उपोस्ती, अर्थात यदि अकारांत उपसर्ग के बाद कोई एकार या उकार हो तो दोनों को पररूप एक आदेश हो जाता है, यही पररूप संधि है। तो इन दोनों में पूर्व रूप पहले वाला रूप और पररूप वो बाद वाला है जो इसमें कि दोनों को एक हो जाता है, ये पररूप संधि है। इसके बाद स्वर संधि का जब सबसे अंत में भेद आता है प्रकृति भाव संधि। इसका नियम है द्विवचनाधिकार, द्विवचन वाला इकार उकार दीर्घ उकार आ गया तथा एकार के बाद यदि स्वर वर्ण हो, इनके बाद जो बताया है यदि स्वर वर्ण आ जाए तो दोनों के स्थान पर प्रकृति भाव हो जाता है। प्रकृति भाव अर्थात जो उसका स्वभाव होता है नेचुरल वही हो जाता है, वैसा ही रहता है, अर्थात कोई संधि नहीं होती, कुछ परिवर्तन नहीं होता। जैसे हरि जमा इमऊ हरि इमऊ, ऐसे कैसा रहा, यहाँ पे हरि में दीर्घ इकार है, द्विवचनांत है, हरि हरि हरे है। ऐसे ही इमऊ हरि जमा इमऊ होने से हरि इमऊ रह गया। मुनि जमा इमऊ मुनि इमऊ, यहाँ पे भी द्विवचनांत। भानु जमा एतऊ दीर्घ उकार होने से भानु एतऊ। मोदते जमा इमऊ मोदते इमऊ। तो ये प्रकृति भाव संधि में ऐसा ही रहता है। तो इस प्रकार ये संधि स्वर संधि के इतने ही जो हमारे मुख्य भेद आते हैं। तो सबसे पहले संधि की परिभाषा, संधि के अच स्वर हल व्यंजन और विसर्ग संधि, और यहाँ पर स्वर संधि के भेद दीर्घ गुण वृद्धि यण अयादि पूर्वरूप पररूप और प्रकृति भाव संधि। तो इस प्रकार सभी बच्चे यहाँ पे संधि समझेंगे और अगले वीडियो में हम व्यंजन संधि को लेकर आएंगे। धन्यवाद। सर्वेभ्य नमो नमः। जय तु संस्कृतम जय तु भारतम।